नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित का अर्धवार्षिक का पेपर सेशन 2023-24 वाला। इसका पूरापन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, अर्थात कोई भी निश्चित घटना हो उसकी प्रायिकता का मान क्या होता है। तो इसका प्रश्न का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रायिकता 0 होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का आंसर हो जाएगा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए, इस तरीके से कोई भी मीनार, दीवार, खम्मा कुछ भी हो और इस तरीके से ऊंचाई दूरी वाले प्रश्नों में अधिकतर समकोण त्रिभुज बनता है। तो जैसे ये जितनी इसकी ऊंचाई है इतनी ही मान लीजिए इसकी छाया या परछाई है, ये दोनों बराबर दे रखी है। तो यहां पे देखिए ये समकोण होता है और ये इस कोण के लिए, थीटा के लिए ये लंब और ये आधार। तो H/H tan लगता है यहां पर, tan थीटा, और H/H यानी 1, tan थीटा का मान 1 आ रहा है, यानी 1 होता है tan 45 का मान। तो tan 45 बराबर tan थीटा, यानी थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। अर्थात डायरेक्ट भी इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रख सकते हो कि यदि किसी भी मीनार हो, दीवार हो, मकान हो, खंबा हो, कुछ भी हो, उसकी छाया या परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो वहां पर सूर्य का उन्नयन कोण सीधा 45 आपको आंसर लगाना है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है और पाई भी अपरिमेय है, अर्थात उपरोक्त सभी, यानी ये दिए गए तीनों ऑप्शन अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लेकिन इस प्रश्न से एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि पाई होता है अपरिमेय, इरेशनल नंबर, जबकि जो अपन पाई का जनरली मान लेते हैं 22/7, ये होता है परिमेय। अर्थात इसमें देखिए अंश बटे हर के फॉर्म में है ये P/Q, और P और Q दोनों पूर्णांक हैं, Q का मान 0 नहीं है। तो जो 22/7 अगर मान लेते हैं अपन, वो तो परिमेय होता है, रेशनल नंबर होता है। जबकि एक सिंबल के रूप में लेते हैं पाई, अगर उस पाई की बात करें तो पाई होता है इरेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, एपी दे रखी है आपको, एपी 10, 7, 4 ... का 30वां पद, अर्थात इस समांतर श्रेणी का आपसे 30वां पद पूछा जा रहा है। क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी भी एपी का nवां पद होता है a + n - 1 × d, इसलिए यहां 30वां पद पूछा जा रहा है, इसलिए a 30 बराबर a का मान प्रथम पद है 10 है, प्लस n का मान 30 है, पदों की संख्या, तो 30 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 29 गुणा d होता है सारवंतर, सारवंतर होता है b - a, अर्थात दूसरा पद में से पहला पद घटा के। यहां दूसरा पद है 7 और पहला पद है 10, तो 7 - 10 बराबर ये आएगा -3। अब ये सारवंतर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस सवाल में सारवंतर प्लस का आएगा और किस में माइनस का आएगा। यदि श्रेणी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो सारवंतर अपन को सदैव याद रखना है नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। और यदि श्रेणी बढ़ रही है या इंक्रीज हो रही है तो उस श्रेणी का सारवंतर सदैव ही पॉजिटिव आएगा, धनात्मक। तो यहाँ पर 3 का अंतर है और श्रेणी घट रही है, इसलिए इसका सारवंतर हो जाएगा -3। तो इसको कोष्टक में लिख लेंगे। अब देखिए 10 प्लस इंटू माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 87। 10 प्लस का है, 87 माइनस का है, दो संख्याएं हैं, अलग अलग चिन्ह है दोनों पर, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस आएगा 87 और 10 का अंतर आता है 77। लेकिन इन दोनों में से बड़ी संख्या माइनस की है, तो जो आंसर आएगा वो भी आपका माइनस का आएगा, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका -77। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है आपको 24 सेमी, तथा Q बिंदु की केंद्र से सीधी दूरी दे रखी है 25 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए ये
कोई वृत्त है इस तरीके का, क्या दे रखा है इसमें, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी 24 सेमी, अर्थात कोई भार बिंदु है Q, इस Q बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अर्थात इस तरीके से एक स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है आपको, ये मान लीजिए ए बिंदु मान लीजिए, तो Q से एक की दूरी स्पर्श रेखा ये दे रखा है 24 सेमी। दूसरा क्या दे रखा है कि Q बिंदु के केंद्र से सीधी दूरी, जो Q की केंद्र से दूरी, ये वृत्त है इसका केंद्र O मान लीजिए, तो O से Q की दूरी इस तरीके से है, ये दे रखी है 25 सेमी। अब आपसे पूछ रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये इसकी हो जाएगी त्रिज्या R। यहां पर एक कंसेप्ट लगता है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होती है। अब जैसे ये कंसेप्ट लगेगा तो यहाँ पे देखिए ये समकोण बन जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा ये वाली OQ, ये कर्ण का काम करेगी यहाँ पे 25 सेमी, और इनमें से आप कोई से इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, वो थीटा पे डिपेंड करता है किस कोण के लिए अपन देख रहे हैं। तो इनमें से एक भुजा दे रखी 24 सेमी, दूसरी आपसे पूछ ही रही है, मतलब त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसलिए त्रिज्या R बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग OQ का वर्ग माइनस AQ का वर्ग, और OQ यानी केंद्र से Q केंद्र O से बिंदु Q की दूरी है 25 सेमी, तो 25 का वर्ग माइनस Q बिंदु से A बिंदु तक जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है 24 सेमी, तो 24 का वर्ग, तो देखिए यहां पर ये आ जाएगा 25 का वर्ग 625 माइनस 24 का वर्ग 576, और 625 में से 576 घटाएंगे तो 24 और 25 ही हो जाएगा 49, अर्थात 49 शेष बचेगा, और ये अंडर रूट में है तो 49 का वर्गमूल आएगा 7। तो इसकी अब देखो 49 का वर्गमूल दोनों प्लस माइनस 7 भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन क्योंकि त्रिज्या है और त्रिज्या माइनस में नहीं आएगी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लेना है प्लस का मान, तो ये आ जाएगा 7 सेमी, अर्थात तो इस वृत्त की त्रिज्या ये आ जाएगी आपकी 7 सेमी। अब ध्यान रखिए इस प्रश्न को वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, कंसेप्ट यही लगेगा पाइथागोरस प्रमेय वाला, लेकिन इसमें वृत्त की त्रिज्या पूछी है, हो सकता है वो इसी टाइप का प्रश्न दूसरा बना दे, उसमें त्रिज्या की लंबाई दे दे आपको और स्पर्श रेखा की लंबाई दे दे, तो फिर वृत्त के केंद्र से बाहर के बिंदु की सीधी दूरी अर्थात कर्ण का मान पूछ सकता है, या फिर त्रिज्या दे देगा, कर्ण का मान दे देगा, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ सकता है। तो यहां आपको पाइथागोरस वाला कंसेप्ट लगाना है, लेकिन चित्र बना के आप देख लेना कि आपसे पूछ क्या रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है या कर्ण का मान पूछ रहा है या फिर स्पर्श रेखा का मान पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, अर्थात आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन चारों में से कौन सा मान घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इस सवाल को करने से पहले आपको ये रेंज पता होनी चाहिए कि प्रायिकता का मान सदैव 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और 1 या 1 से छोटा हो सकता है, अर्थात 0 लेस देन इक्वल टू P ऑफ E लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 और 1 के बीच ही प्रायिकता का मान होता है। प्रायिकता का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा, और 1 हो सकता है या फिर 1 से छोटा, ना 0 से छोटा आएगा ना 1 से बड़ा आएगा। अब देखिए ऑप्शन, पहले वाले में जो ऑप्शन लिखे वो है 2/3, 15% और 0.7, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन रखा -1.5, तो ये इस प्रश्न पर माइनस वाला प्रायिकता का मान कभी भी नहीं होगा। इसके बाद अब देखिए इस प्रश्न के इस तरीके से भी ऑप्शन हो सकते हैं 99%, 100%, 76%, 101%, अर्थात प्रतिशत के रूप में भी हो सकता है। तो देखिए 100% तक के ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई ऑप्शन में 100 से अधिक % वाला ऑप्शन आएगा तो वो इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इस तरीके से ऑप्शन आ जाए भिन्नों में, तो आपको वो भिन्न चेक करनी है जिसका मान 0 और 1 की रेंज से बाहर हो, अर्थात 5/6 में अंश का मान छोटा है, हर का बड़ा है, ये 1 से छोटा है। 17/11 है, इसको बाद में लिखते, पहले ये देखो 99/131 है,
99 छोटा है 131 बड़ा है, यानी हर का मान बड़ा है, अंश का मान छोटा है, तो इसका मान भी 1 से छोटा आएगा। 18/27 है, यहाँ भी अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है, इसको तो काट सकते हैं अपन यहाँ, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो वो देखिए 2/3 है, अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है, इसलिए इसका मान भी 1 से छोटा आएगा। जबकि 17/11 है, तो 17 में 11 का भाग देंगे, अर्थात यहाँ पे देखिए अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा हो गया, तो इसका मान 1 से बड़ा आएगा, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 6 और 20 का HCF है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास। अब HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी में से निकालना है। तो देखिए में से निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप 6 और 20 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 का भाग देंगे 3 में 1 बार। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का भाग देंगे 20 में 10 बार, तो 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार, और ये 5। अब देखिए 6 के गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3, और इसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इनमें जोड़ा कौन सा बन रहा है? एक जोड़ा 2 का बन रहा है, 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, 2 इसमें और है लेकिन इसमें 2 नहीं है, नीचे वाले में 5 है लेकिन उसमें नहीं है, अर्थात जोड़ा सिर्फ एक 2 का बन रहा है। तो इसलिए HCF 6 और 20 का HCF हो जाएगा यहाँ पे 2। एक तरीका तो ये है, एक तरीका डायरेक्ट ये भी है कि आप देखिए 6 और 20 का HCF निकालोगे तो इनमें छोटी संख्या 6 है, तो 6 का भाग दे दीजिए 20 में, 6 का भाग देंगे 20 में 3 बार जाएगा, 6 या 18, 2 शेष बचेगा। अब इस शेष फल का भाग देना है इसमें पहले वाले भाजक में, तो 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, पूरा से भाग गया था, शेष फल 0 बचा, तो जो अंतिम भाजक होता है आपका ये हो जाएगा HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्विघात बहुपद दे रखा है आपको और इसके शून्यक पूछा है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक, चूंकि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने का तरीका यह है कि आप उस बहुपद को बराबर 0 के कर लीजिए। तो द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, तो के शून्य को ज्ञात करने के लिए, यानी इस बहुपद के अपन को शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए जो बहुपद है इसको डायरेक्ट 0 के बराबर कर देंगे, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। एक तरीका तो यह है कि इस बहुपद को 0 के बराबर करके जो भी इससे x के मान आएंगे वो इसके शून्य हो जाएंगे, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें x के मान रखते चलो, x बराबर 1 रखने पर क्या पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है क्या, x बराबर 2 रखने पर क्या पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो इस तरीके से भी अपन शून्य निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए डायरेक्ट इस तरीके से भाई हो सकता है उसमें अपन 5 मान रखे तब उसकी जगह शून्य का निकले, इसमें सीधा अपन को फैक्टर करने हैं, इससे शून्य का जाएंगे। तो देखिए शून्य को ज्ञात करने के लिए ये द्विघात समीकरण बहुपद को बराबर 0 किया तो समीकरण हो गया। अब इसके फैक्टर करने का तरीका क्या है कि ये बाहर वाले पदों को गुणनफल करो, तो ये आया प्लस का 2x², बाहर वाले दोनों पदों का गुणनफल आया प्लस का 2x², और बीच वाला पद है 3x प्लस का। अब देखिए गुणनफल आपको ऐसी दो संख्याएं सेलेक्ट करनी है 3x की जगह पर जिनका गुणनफल तो है 2x², और गुणनफल प्लस का आ रहा है इसलिए बीच वाली संख्या आनी चाहिए प्लस का 3x। तो यहां पे आपको x² प्लस एक तो x लेना है और एक लेना है 2x, क्योंकि इन दोनों का गुणा करूंगा तो 2x² आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3x आ जाएगा प्लस का। अब प्लस का आएगा जोड़ने पर, इसका मतलब दोनों को प्लस प्लस का लेना है, तो x प्लस का 2x और ये 2 एज इट इज। यहां से देखिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 इधर से 2 कॉमन लिया तो यहां बनेगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0।
अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x से, इससे तो आएगा x का मान -1 और इससे आएगा -2। अर्थात किस ऑप्शन में -1 और -2 है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए -2 और -1 है, इसलिए इस द्विघात बहुपद के शून्यक हो जाएंगे -2, -1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योगफल 60 है तो p का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग और बारंबारता दे रखी है। अब इनमें सभी बारंबारताओं का योगफल सवाल में दे रखा है 60, अर्थात इन सब का योगफल ये 60 के बराबर है। और जबकि यहाँ पे मान देखिए क्या दे रखा है, 25 और 8 33, 33 और 17 50, एक मान दे रखा p का, उस p का मान पूछा है। तो p के अलावा बाकी सबका योगफल 50 हो रहा है, p का मान पूछा जा रहा है, अर्थात p + 50, p + 50 ये अपन इनके योगफल निकालेंगे तब आ रहा है। और इन सब का बारंबारता का योगफल सवाल में दे रखा है 60, अर्थात ये दोनों बराबर होंगे फिर, इसलिए यहां से p का मान आ जाएगा 60 - 50 = 10, अर्थात p का मान 10 आ जाएगा। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन है। तो चूंकि अपन जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 डिग्री, जब थीटा का वो कोण का मान थीटा के रूप में हो और ये त्रिज्या स्मॉल r के रूप में हो। अब यहां पे क्या किया है, इसमें त्रिज्या तो दी है कैपिटल R और थीटा की जगह पे दिया है P। अब इनमें से किसको सरल करने पर ये वाला फॉर्म बन रहा है, πr² θ/360 बन रहा है। तो देखिए p/180 × 2πr, 2 से 180 कट जाएगा 90 बार, अर्थात ये बन रहा है p/r/90। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। p/180 × πr², ये भी नहीं आएगा क्योंकि πr² θ/360 आना चाहिए था यहाँ। चौथा ऑप्शन देखिए 2πr/360, अब 2 से 360 कट जाएगा 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p/r/180, ये भी नहीं होगा। अब यहां पे देखिए ये 2πr²/720, 2 से कट रहा है 720 360 बार, और ये हो जाएगा πr² थीटा की जगह p और बटे 360, अर्थात इस ऑप्शन को सॉल्व करने पर ये वाली कंडीशन बनती है कि πr² θ/360 आता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, p/720 × 2πr²। इसके बाद अब ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न देखिए, सबसे पहले लास्ट से देखते हैं अपन। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये वैसा प्रश्न है, इसमें सीधा आपको आंसर याद रखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक अर्थात वह बिंदु जहां पर x o x डैश y o y डैश यानी x अक्ष और y अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जहां मिलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु O, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो ये प्रश्न हर बार पेपरों में आ रहा है, या तो अर्धवार्षिक में आ रहा है, या फिर मॉडल पेपर में आ रहा है, या फिर वार्षिक परीक्षा के पेपर में आता है। तो ये प्रश्न आता रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु के निर्देशांक 0,